आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। नेपाल में 2 दिन पहले जो जेन ज़ी क्रांति शुरू हुई थी, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के खिलाफ जो विद्रोह का बिगुल बजा था, वो अब तक शांत नहीं हुआ है और हालात ये हो गए हैं कि पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीटा गया है, राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया है, संसद जलकर राख हो गई है, सुप्रीम कोर्ट आग में स्वाहा हो गया है। अब पूरे नेपाल पर आर्मी का कंट्रोल है। नेपाल में तीसरे दिन हालात कैसे हैं, इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट रखूंगी आपके सामने। नेपाल के मौजूदा हालात क्या हैं, उसकी एक एक तस्वीर, एक एक डिटेल बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आइए फ्रांस से जुड़ी हुई खबर आपके सामने रख देती हूं। नेपाल से करीब 7000 किलोमीटर दूर फ्रांस में भी सड़कों पर उपद्रव हो रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जबरदस्त हिंसा और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी फ्रांस की सड़कों पर बवाल काट रहे हैं, आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस पर अटैक किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए बाकायदा आंसू गैस के गोले दागने की नौबत आ चुकी है। बताया ये जा रहा है कि यह प्रोटेस्ट फ्रांस में बार बार प्रधानमंत्री बदलने को लेकर हो रहा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर दबाव बनाने और उनकी नए प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप पेरिस की देख रहे हैं। देखिए, देश बदल गया है, लोगों की आइडेंटिटी बदल गई है, लेकिन जो कैरेक्टर है मॉब का वो नहीं बदला है। इसी को कहते हैं भीड़ तंत्र। ये भीड़ तंत्र जो आपने नेपाल में देखा, वही भीड़ तंत्र इस वक्त फ्रांस में दिखाई दे रहा है। लोगों का गुस्सा, लोगों के प्रोटेस्ट का तरीका, सब कुछ एक जैसा है। फ्रांस और नेपाल दोनों जगह जनता बिना किसी नेतृत्व के सड़क पर उतरी। दोनों ही जगह नाराजगी सरकार के कामकाज से है। नेपाल में बगावत के बाद प्रधानमंत्री केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा। फ्रांस में भी प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और बार बार सरकार बदलने के कारण ही फ्रांस में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ आगजनी की ये तस्वीरें हैं। इन्हें काबू करने के लिए फ्रांस पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ भी ये भीड़ दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ की आंखों पर देखिए चश्मा चढ़ा हुआ है, चेहरे पर रुमाल बंधा हुआ है, सिर पर टोपी लगी हुई है, क्योंकि शायद ये लोग जानते थे कि काबू किया जाएगा तो आंसू गैस के गोलों का सहारा सबसे पहले पुलिस लेती है, और ठीक वैसे हुआ भी। फ्रांस में बगावत की ये तस्वीरें हैं। आक्रोश का ये मॉडल बिल्कुल नेपाल वाला है, आक्रोश का ये मॉडल बिल्कुल बांग्लादेश वाला है। ये पब्लिक इतनी अशांत हो चुकी है, वो एक बात को लेकर तो नाराजगी है कि कई सारी ऐसी पॉलिसीज है जिसे लेकर फ्रांस की जनता अपनी सरकार से नाराज है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी नाराज है। और दूसरा कारण ये कि बार बार प्रधानमंत्री बदलते रहने की वजह से वहां के लोग आजिज आ चुके हैं। की तड़तड़ाहट की आवाज सुनिए, एक के बाद एक लगातार तड़तड़ाती हुई ये गोलियां बता रही है कि ये मॉब कितनी बड़ी है, ये प्रदर्शन कितना बड़ा है। पब्लिक बहुत अशांत है और आक्रोश जबरदस्त है। नेपाल के तख्ता पलट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, आगे रिपोर्ट भी आगे दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त फ्रांस की सड़कों पर भी नेपाल से कुछ अलग स्थिति नहीं है। मैक्रों के खिलाफ सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। नारेबाजी से बात जो शुरू हुई वो धीरे धीरे भीड़ को इकट्ठा करती चली गई। 200 प्रदर्शनकारियों को हालांकि हिरासत में लिया जा चुका है और इस प्रदर्शन को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स की भी तैनाती सड़कों पर कर दी गई है। लेकिन जो स्थिति है और जो हकीकत है आपके सामने है। नेपाल की ही तरह फ्रांस की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सिर्फ राजधानी पेरिस में ही ये प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि पूरे फ्रांस में मैक्रों सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है।
लोगों का ये गुस्सा मैक्रो की नीतियों के खिलाफ फूटा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 80,000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती है। कई जगहों पर तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तक तोड़ दी। 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। दरअसल इमैनुअल मैक्रो की नीतियों के खिलाफ ये लोगों का गुस्सा है। पूरे फ्रांस में अलग अलग इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए। राष्ट्रपति भवन के पास एक हादसा भी हुआ। हालांकि फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद थी, उसने सबूत जुटा लिए हैं और आगे की जांच पड़ताल भी की जा रही है। लेकिन एक बात मानकर चलिए, ये जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, इनका कोई चेहरा नहीं है, कोई लीडर नहीं है। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरी फोर्स तैनात कर दी गई है। फ्रांस में लोगों का गुस्सा भड़का क्यों है, ये भी आप जानते हैं। फ्रांस में एक साल में 4 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद मैक्रोन ने अपने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन को नया पीएम बनाया था। लोगों में सरकार के कामकाज और खर्च में कटौती को लेकर गहरी नाराजगी है। इसके बाद लोगों ने ब्लॉक एवरीथिंग नाम से प्रदर्शन का ऐलान किया। फ्रांस में सरकार बार बार बदल रही है, लेकिन कामकाज नहीं सुधर रहा। यही लोगों की नाराजगी के पीछे असली वजह है। सरकार दरअसल एक सिस्टम में काम करती है। केवल एक प्रधानमंत्री बदल देने की वजह से सिस्टम ना सुधरता है और ना ही सिस्टम बदलता है। और ऊपर से अगर साल में 4 बार प्रधानमंत्री बदल दिए जाए तो किसी भी देश की जनता को नाराजगी तो होगी ही। अब जो आक्रोश का हमने आपको फ्रांस मॉडल दिखाया, उससे बड़ा मॉडल आक्रोश का हमने नेपाल में कल देखा। फ्रांस से पहले नेपाल में जेनजी ने विरोध किया। नेपाल में जेनजी क्रांति का आज तीसरा दिन है। पिछले 48 घंटे में नेपाल बर्बाद हो गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, सुप्रीम कोर्ट तक सब कुछ फूंक डाला। नेपाल में क्या क्या तबाह हुआ, कितनी बर्बादी आई, इसे बताने से पहले आपको नेपाल में जेनजी क्रांति का कुछ अपडेट दे देती हूँ। नेपाल राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। सेना ने पूरे नेपाल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। सेना और राष्ट्रपति की बैठक में आगे का रास्ता निकल सकता है। तो वही थोड़ी देर में जेएनसी ने बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इस क्रांति का आज तीसरा दिन है। नेपाल में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। काठमांडू में कर्फ्यू लगा हुआ है। सेना ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट समेत अहम जगहों को अपने कब्जे में ले लिया है। इन सभी जगहों पर कल प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की थी। प्रदर्शनकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर में भी घुसने की कोशिश की थी। इसके बाद सेना पशुपतिनाथ मंदिर में तैनात कर दी गई। नेपाल आर्मी चीफ ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। तस्वीरें जो आप इस वक्त ऊंची इमारत धू धू कर जलती हुई देख रहे हैं, दरअसल हिल्टन होटल है जिसे बर्बाद कर दिया गया है। और पिछले 2 दिनों में नेपाल कैसे तबाह हुआ है, इसकी एक एक मिसाल आपके सामने में रखती जाऊंगी। एक छोटी सी क्रांति ने नेपाल को कैसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल का अब क्या होगा, कौन संभालेगा नेपाल की सत्ता, एक एक डिटेल मिलेगी आपको इस रिपोर्ट में। अभी संसद भवन आग लगा के आ रहे हैं। नेपाल का संसद भवन फूका। सब तोड़फोड़ करते हैं हमने, बहुत अन्याय हो गए ये। नेपाल के राष्ट्रपति भवन को फूका। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में आगजनी। प्रधानमंत्री ओली के घर को जलाया। We win! 24 घंटे के अंदर नेपाल क्या से क्या हो गया। महज 24 घंटे के अंदर ही
एक देश कैसे बर्बाद हो गया। राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन तक प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में सब कुछ फूंक दिया। ओली सरकार के मंत्रियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। उग्र भीड़ आगजनी और हिंसा करती रही, लेकिन नेपाल की सेना और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। पिछले 24 घंटे में नेपाल के अंदर भयंकर तबाही मची है। ये काठमांडू में नेपाल की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट है। कल उग्र भीड़ ने इसे भी आग के हवाले कर दिया था। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में आगजनी इतनी भयानक थी कि बिल्डिंग से अभी भी धुआं उठ रहा है। अभी भी इमारत से ऊंची ऊंची आग की लपटें दिखाई पड़ रही हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में खड़ी सैकड़ों गाड़ियों को फूंक दिया। चीफ जस्टिस और चीफ रजिस्ट्रार के कमरों को जला दिया। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में 25,000 फाइलें राख में तब्दील हो गई। कई फैसलों के रिकॉर्ड कंप्यूटर्स के साथ नष्ट हो गए। हिंसा की आग में नेपाल की संसद भी धुआं धुआं हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को भी आग के हवाले कर दिया। कल हुई आगजनी का असर आज भी देखा जा सकता है। संसद की दीवारें जलने के बाद पूरी तरह से काली हो चुकी है। आग का धुआं अभी भी सुलग रहा है। सबसे भयंकर आगजनी नेपाल के राष्ट्रपति भवन में हुई। 9 सितंबर की दोपहर 3 बजे सैकड़ों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। काठमांडू के न्यू बानेश्वर इलाके में बनी जो भव्य इमारत नेपाल में पावर की सिंबल थी, उसे प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। हम जान को जोखिम में डालकर उस बिल्डिंग के अंदर तक पहुंचे हैं, राष्ट्रपति भवन पर, जहां पर देखिए इस बिल्डिंग को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। अब हमें यहां से पीछे हटना होगा क्योंकि कभी भी ये बिल्डिंग धराशायी हो सकती है, ऐसा यहां के जो आर्मी के लोग हैं वो कह रहे हैं, इसलिए हम यहां से पीछे हटना चाहते हैं। देखिए ये जो तस्वीर है, ये अनरेस्ट जो है, जो गुस्सा है लोगों का, युवाओं का करप्शन के खिलाफ, जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर इन चीजों को डील किया था, उसके बाद जो है किस तरह से यहाँ पर जो है तस्वीरें बदली। पहले यह कहा गया था कि जो युवा है उसको हल्के में लिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन अब देखिए आप किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा जो माहौल है वो युवाओं के कंट्रोल में आ गया है। इस तरह से राष्ट्रपति भवन, जो एक बहुत भव्य सुंदर भवन माना जाता था काठमांडू का राष्ट्रपति भवन, लेकिन अब उस राष्ट्रपति भवन को पूरी तरह से यहाँ पर आग के हवाले कर दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं। कैमरामैन मेरे सहयोगी किरण जो हैं वो इस तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो एक सिविक अनरेस्ट था, एक आंदोलन, एक दिन के प्रोटेस्ट को जो शुरू किया गया था, किस तरह से वहां पर एक सिविलियन किलिंग हुई, 19 युवाओं को बेवजह वहां पर जान गंवानी पड़ी। उसके बाद जो गुस्सा, जो आक्रोश काठमांडू में, नेपाल में सड़कों पर देखने को मिला, उसकी तस्वीरें जो है वाकई में डराने वाली भी है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए किस तरह से जो युवा वहां पर फंस गया था उसे यहाँ पर त्रिपाल लेकर जाया जा रहा था। काठमांडू में प्रेसिडेंट हाउस की सिक्योरिटी के लिए सेना के सैकड़ों जवान तैनात हैं, लेकिन जेनजी प्रदर्शनकारियों के सामने वो भी बेबस नजर आए। उग्र भीड़ कई घंटे तक राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ और लूटपाट करती रही, जिसे जो मिला वो अपने साथ ले गया। एक छोटी सी क्रांति ने नेपाल को कैसे बर्बाद कर दिया, इसकी बानगी इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। नेपाल की इमारतों से आज भी आग की लपटें और धुआं उठ रहा है। आज भी प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं। ओली के इस्तीफे के बाद भी जेन जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारी अब तक सैकड़ों सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर चुके हैं। ये काठमांडू में हेल्थ मिनिस्ट्री की बिल्डिंग है। उग्र भीड़ ने यहां कल आगजनी की थी, लेकिन आग की लपटें आज भी उठ रही हैं। जेन जी आंदोलनकारियों के सिर पर इस समय खून सवार है, सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के लीडर। उग्र भीड़ सबको दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। सरकारी कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों के गुस्से से कोई भी सुरक्षित नहीं। काठमांडू में जान बचाने के लिए कई सरकारी अधिकारी हेलीकॉप्टर पर लटक कर भागते दिखे। सिर्फ काठमांडू ही नहीं, पिछले 24 घंटे में पूरे नेपाल के यही हाल थे।
ये तस्वीरें नेपाल के सुर्खेत जिले की हैं, जहां उग्र भीड़ ने इस बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल भारत से सटे नेपालगंज का भी रहा। यहाँ भी गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा काटा, तोड़फोड़ की। हम इस समय नेपाल के नेपालगंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर जो स्थिति फिलहाल इस समय की है वो बताती है कि बीते दिन की स्थिति काठमांडू समेत नेपाल के बहुत सारे जिलों में जिस तरीके से रही होंगी, नेपालगंज भी उससे अछूता नहीं है। जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है उसको किस तरीके से यहां पर प्रभावित किया गया है, इन विजुअल्स को देखिए और अंदाजा लगाइए कि डिजिटली डिस्प्ले करने वाली जो मशीन्स होती हैं वो यहां पर किस तरीके से पड़ी हुई हैं। साथ ही जो बड़ी बड़ी मजबूत कुर्सियां होती हैं लोगों के बैठने के लिए, वो फिलहाल यहां पर पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हैं। इसके अलावा जो लोग आते हैं इंडिया से नेपाल की ओर और यहां पर वो टूरिस्ट से जानकारी लेते हैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में, वहां पर भी सारी चीजों को रैंसैक किया गया है, सारी चीजों को बाकायदा तोड़ा गया है, फोड़ा गया है। पंखे की जो कंडीशन है वो ये बताती है कि पंखे तक को जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने नहीं छोड़ा है और बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इसके अलावा अगर बगल की बात कर लिया जाए तो आप बगल में देखिए कि किस तरीके से सारे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर को, मेडिकल सेंटर्स को जो यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, उनको बुरी तरीके से न सिर्फ तोड़ा फोड़ा गया है बल्कि अंदर भी आग लगाई गई है। क्योंकि टीन शेड पे जो आग लगी हुई है, जो यहाँ पर कालिख लगी हुई है, वो ये बता रही है कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बीते दिन हुए थे। और इसी वजह से आज नेपाल की जो आर्मी है, नेपाल की जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उसने सड़कों पर उतर करके पूरी तरीके से हालात को संभालने की एक बड़ी कोशिश की है। और ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई हैं, इनको पलटना, इनको उलटना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के हालात कल यहाँ पर थे, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद थे और जिस तरीके के हालात यहाँ पर फिलहाल नजर आए थे, वो ये बताते हैं कि हालात फिलहाल कितने ज्यादा खराब थे। नेपाल में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। वीरगंज में मौका देखकर कई कैदियों ने दीवार तोड़कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। उधर नवलपरासी वेस्ट जेल से 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर कैदियों ने आगजनी की और रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए। पुलिस ने उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ज्यादातर कैदी फरार हो गए। फिलहाल नेपाल के चप्पे चप्पे पर फौज तैनात है। नेपाल आर्मी की कई बख्तरबंद गाड़ियां काठमांडू की सड़कों पर गश्त लगा रही है। कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया जा चुका है। आर्मी चीफ ने प्रदर्शनकारियों से प्रोटेस्ट रोककर बातचीत के टेबल पर आने को कहा है। शांति, सुरक्षा, अमन, चयन एवं राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा दायित्व हो। सार्वजनिक एवं नागरिकहरूको सम्पत्ति, आम नागरिक, राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। आन्दोलनरत समूहलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्ताको निमित्त आह्वान गर्दछौं। अब सवाल ये है कि नेपाल की बागडोर किसके हाथों में रहेगी? क्या नेपाल में मिलिट्री राज चलेगा या सत्ता किसी नए के हाथों में सौंपी जाएगी? नेपाल में इस समय काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन समेत 3 लोग पीएम की रेस के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। रवि लामिछाने, जो कि एक पत्रकार और एंकर भी रह चुके हैं। इसके अलावा सुदन गुरुंग, जिन्हें नेपाल क्रांति का फेस माना जा रहा है। सुदन गुरुंग, जिस हामी नेपाल नाम के संगठन ने आंदोलन के लिए युवाओं को संगठित करने का काम किया, सुदन गुरुंग उसके लीडर हैं। काठमांडू के मेयर बालेन शाह जेन जी के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। वो इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। बालेन शाह ने 2022 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। उनकी इमेज एक अच्छे प्रशासक की है। बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के चलते बालेन शाह लोगों के बीच, खासकर युवा पीढ़ी में खासे लोकप्रिय है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ उसके पीछे बालेन शाह ही थे। फिलहाल नेपाल में आगे क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता। जेन जी प्रदर्शनकारी आंदोलन बंद करके अपने अपने घर लौटेंगे या अभी नेपाल और जलेगा, इस पर सबकी नजर है। पिछले 3 दिनों से नेपाल जल रहा है। नेपाल की तरह फ्रांस में भी लोग सड़कों पर है, मैक्रोन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तो वहीं टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप
अब बैकफुट पर आ गए हैं। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप अब भारत के साथ ट्रेड टॉक करने को लालाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बता रहे हैं। मोदी से बात करने के लिए ट्रंप बेचैन है। आखिर 14 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप झुक गए? वैसे तो फ्रेंडशिप डे अगस्त में मनाया जाता है, लेकिन ये सितंबर वाली दोस्ती क्यों हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के दोस्त नरेंद्र मोदी। नतीजा अब सामने आ गया है। 27 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यह कहते हुए 50% टैरिफ लगाया कि वो रूस से तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने शर्त रखी थी कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन ट्रंप अब 12 दिन बाद कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं, ट्रेड टॉक करना चाहते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द बात करने की बात कही। सवाल ये उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से बात करने के लिए बेकरार क्यों हैं? आखिर ट्रंप ने मोदी से बात करने के लिए तेल वाली शर्त क्यों हटा ली? 12 दिन में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप बैकफुट पर आ गए? भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप भारत के साथ ट्रेड को लेकर क्यों व्याकुल हो उठे हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति। पीएम मोदी ने ट्रंप टैरिफ के विरुद्ध ऐसा चक्रव्यूह रचा कि ट्रंप का टैरिफ बम उसमें फंसकर खुद ब खुद डिफ्यूज होने के कगार पर पहुंच गया। तभी तो ट्रंप को यह कहना पड़ा कि वो सभी तरह के ट्रेड बैरियर को खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच ट्रेड बैरियर को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल नतीजे पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रंप के इस ट्रूथ पोस्ट को डिकोड करें तो इसमें 5 बड़ी बातें हैं। ट्रंप ने इस पोस्ट के जरिए 5 बड़े संदेश दिए हैं। पहला, वो ट्रेड बैरियर को खत्म करना चाहते हैं। वो ट्रेड बैरियर क्या है हम सभी जानते हैं, 50% टैरिफ। दूसरा, ट्रंप ने कहीं भी रूसी तेल या यूक्रेन रूस जंग का जिक्र नहीं किया है, यानी रूस से तेल खरीदने पर अब भी उन्हें ऐतराज नहीं है। तीसरा, ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया है। चौथा, पीएम मोदी से ट्रेड टॉक के लिए ट्रंप काफी बेकरार हैं। और 5वां संदेश यह है कि ट्रंप हर हाल में भारत अमेरिका की दोस्ती में आई दरार को खत्म कर अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि आखिर मोदी की वो कौन सी कूटनीति है जिसने ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया? अमेरिकी राष्ट्रपति को ट्रेड टॉक के टेबल पर आने के लिए विवश कर दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत ही नहीं दुनिया के करीब हर देश पर टैरिफ लगाया। यूरोपियन यूनियन हो या जापान, कनाडा हो या पाकिस्तान, जर्मनी हो या फ्रांस, ब्रिटेन हो या साउथ कोरिया, ये सभी देश ट्रंप के टैरिफ बम के आगे झुक गए, ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं झुके। ट्रंप टैरिफ के जवाब में मोदी ने नए साझेदार की तलाश शुरू कर दी। ट्रंप की बातचीत को चैलेंज कर दिया। पुतिन और जिनपिंग के साथ मिलकर मोदी ने नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर दिया। मोदी, पुतिन और ट्रंप की तिकड़ी से ट्रंप इतने परेशान हो गए थे कि 5 सितंबर को उन्होंने यहां तक कह दिया था कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। हालांकि इसके बाद ट्रंप को रियलाइज हुआ, मोदी के चक्रव्यूह में ट्रंप ऐसे फंसे कि अगले ही दिन 6 सितंबर को ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों को बहुत ही खास रिश्ता बताया और कहा कि पीएम मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। और एक बार फिर ट्रंप ने पीएम मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया तो पीएम मोदी ने भी ट्रंप को जवाब दे दिया। ट्रंप के ट्रूथ पोस्ट के करीब 5 घंटे बाद पीएम मोदी ने एक पोस्ट एक्स पे लिखा, भारत अमेरिकी पार्टनरशिप के असीमित संभावनाओं को खोलने का रास्ता बना देगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने का भी इंतजार कर रहा हूं। हम साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए एक बेहतर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे। ट्रंप मोदी के साथ अपनी दोस्ती को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी भी भारत और अमेरिका को अच्छे दोस्त और नेचुरल पार्टनर बता रहे हैं।
यानी दोनों देशों के बीच जल्द ही ट्रंप टैरिफ को लेकर बात होगी। तो किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? क्या अमेरिका 25% टैरिफ कम करेगा? क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? क्या भारत रूस से ट्रेड खत्म कर देगा? क्या भारत एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरी मार्केट को अमेरिका के लिए खोल देगा? दरअसल ट्रंप ने सोचा था कि भारत पर टैरिफ लगाकर इंडियन इकोनॉमी को धराशायी कर देंगे। ट्रंप को लगा था कि टैरिफ बम एटम बम से भी ज्यादा असरदार साबित होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भी निपटना जानते हैं और चाणक्य की धरती से आते हैं, तो अर्थनीति पर भी दुनिया को परास्त करना जानते हैं। तभी तो 50% अमेरिकी टैरिफ के बावजूद मोदी शांत रहे। मोदी ने अमेरिका या ट्रंप का सीधे नाम नहीं लिया, भारत के हितों, किसान हित की बात करते रहे। जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव कर दिया, इंडस्ट्री के लिए घरेलू मार्केट को खोल दिया। एससीओ समिट से बिना कुछ बोले ट्रंप को बड़ा और कड़ा संदेश दिया। ट्रंप के दबाव के बावजूद भारत रूस के रिश्ते में कमी नहीं आई। अमेरिका के अंदर ट्रंप की आलोचना होने लगी। इसके बाद ही ट्रंप की पॉलिसी में बदलाव आया। रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताने वाले ट्रंप मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताने लगे। ट्रंप को यह समझ में आ गया कि भारत दबाव में आने वाला नहीं है और भारत के लिए अच्छा है कि अगर अमेरिका टैरिफ कम करता है तो भारतीय उद्योग के लिए बूस्टर डोज की तरह होगा, क्योंकि 22 सितंबर के बाद से ही भारतीय बाजार झूमेगा। साथ ही अमेरिका के साथ मिलने से विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी।